जहां लेबनान के बेका शहर पर आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया और एक बार फिर रिहायशी इलाकों पर जोरदार बमबारी की खबर। इस हमले में कैसे इमारतें जमींदोज हुई, देखिए तस्वीर। अब इजराइल के गैलिली पर मिसाइल हमले की तस्वीर देखिए। गैलिली पर हिजबुल्लाह ने अब मिसाइल दागी हैं और नेहमिया इलाके पर भी मिसाइल वार हुआ है, जहां हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान का किया दावा। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। यूएस से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान साफ कर चुका है। यूरेनियम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पेच फंसा हुआ है। फ्रीज संपत्ति और प्रतिबंध पर भी बात नहीं बनी है। वही खबर यह भी है कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि हॉर्मुज पर नई शर्त की वजह से वार्ता फेल हुई और एक सेशन में समझौते की उम्मीद ना करें। कूटनीति कभी खत्म नहीं होती है, जंग शांति दोनों वक्त कूटनीति जारी रहनी चाहिए। तो बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान दोनों के पक्षों की बात करें तो अमेरिका यह साफ कर चुका है कि परमाणु हथियार पर उसे भरोसा नहीं मिला है, जबकि यहां देखिए किस तरीके से ईरानी पक्ष अमेरिकी पक्ष कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा था, यह बात कह रहा है। अमेरिकी पक्ष ने एक और बड़ी बात कही, परमाणु यूरेनियम नष्ट करने पर ईरान तैयार नहीं है, जबकि ईरानी पक्ष ने यह साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे गैर कानूनी है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां ईरानी पक्ष ने यह भी कहा कि अमेरिकी लालच की वजह से बातचीत फेल रही, जबकि अमेरिकी पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर बात नहीं बन सकी है। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, जहां अमेरिका ने यह साफ कहा कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दी थी, जबकि ईरानी पक्ष ने कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हक है। और अब अमेरिका यह साफ कर चुका है कि बिना समझौते के हम लोग लौट रहे हैं, जबकि ईरानी पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की मांगों को नाजायज ठहरा रहा है और जो जंग से नहीं हासिल कर पाया अमेरिका, वो बातचीत से वो लेना चाहते थे। जबकि अमेरिकी पक्ष ये साफ कर चुका है कि ईरानी पक्ष को हमने अपनी सीमा भी बता दी है और ईरान ने शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि ईरानी पक्ष साफ कर चुका है कि जंग पर अमेरिका गारंटी देने को ही तैयार नहीं था। अब एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इसी वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मैच देख रहे थे और वो मायामी में रूबियो के साथ मैच देख रहे थे। स्पोर्ट्स एरेना में यूएफसी फाइटिंग देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि इस वार्ता के दौरान किस तरीके से एक एक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर की गई। बार बार डोनाल्ड ट्रंप से संवाद हुआ, उन्हें पल पल का अपडेट दिया गया, लेकिन ये वो तस्वीर सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से मैच देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और वार्ता फेल होनी थी। पहले से ही क्या स्क्रिप्ट तैयार थी, ये एक बड़ा सवाल। अब वजह समझिए, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि ईरान को शर्त माननी ही होगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह, जहां ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए दो शर्तें रख दी थी कि लेबनान में सीजफायर हो और ईरानी संपत्ति डी फ्रीज हो। तीसरी वजह, जहां वार्ता में शामिल विटकॉफ कुशनर पर ईरान को भरोसा ही नहीं था और ईरान ने कहा था कि कुशनर और विटकॉफ के लिए इजराइल फर्स्ट की नीति महत्वपूर्ण है। चौथी वजह, वार्ता से पहले संपत्ति डी फ्रीज पर दोनों पक्ष एक पेज पर नहीं थे। और पांचवी वजह, वार्ता के बीच ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंच गए थे। छठी वजह, 21 घंटे की बातचीत के दौरान लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे। सातवीं वजह, वार्ता के बीच में ईरानी जहाज से आईआरजीसी ऑफिसर इस्लामाबाद पहुंचे। ये तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। अब आगे बता दें, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर सवाल किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई सर भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं और इस बीच इस्लामाबाद से पत्रकार फैजल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं, रजा फैजल साहब, मैं आपसे पहला सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान ने बेनतीजा वार्ता तो रही, लेकिन क्या रोल प्ले किया एक नेगोशिएटर के रोल के तौर पर? यह सवाल आपसे पहले इसलिए कर रही हूं क्योंकि बातचीत अगर फेल रही तो क्या यह आपकी कमजोर नीति की भी एक सबसे बड़ी वजह है? नो, नॉट एट ऑल। मेरी नजर में ये बड़ी सक्सेसफुल टॉक्स थी, क्योंकि ये पहली दफा है
कि ईरान और यूएस जो है वो आमने सामने बैठे। इससे पहले जितनी भी इनकी टॉक्स हुई वो डिफरेंट कमरों में बैठ के हुई, आमने सामने कभी भी नहीं बैठे। Okay. और मेरी नज़र में ये एक अच्छा आगाज है। इसीलिए जो जेडी वेंस हैं वो भी ये कह के गए हैं कि अभी किसी सोल्यूशन की तरफ हम नहीं पहुंचे, हमने एक काउंटर प्रपोजल रखा है जिसको कि अगर ये मान लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम वापस जा रहे हैं। देखिए, लेकिन ईरान पहले इंडिकेट कर चुका था कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता एज अ मीडिएटर। ये आपको किसने कहा? अगर वो ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया था तो वो पाकिस्तान आते ही नहीं। आप वहां पे बैठ के खुद से ही अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान ये महज अंदाजों तक बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप रूल आउट कर देंगे, लेकिन विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं और मुझे लगता है प्रोफेसर अमिताभ आपको ये उस लिहाज से भी समझा देंगे। और इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहती हूं प्रोफेसर अमिताभ, जहां सऊदी अरब अब जो पाकिस्तान तैनाती कर रहा है वो भी एक बड़ा इंडिकेशन दे चुका है। तो अब गल्फ स्टेट्स के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है ये ईरान तो जानता है। कैसे रूल आउट कर देंगे उस विश्वास की बात को सर? नहीं, देखिए पाकिस्तान का इसमें रोल क्या था? एक फैसिलिटेटर, एक वेन्यू, बस इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ओमान के भी टॉक्स को आप देखें और उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ओमान एक इनडायरेक्ट टॉक्स में अमेरिका के साथ था, वो बात करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट टॉक्स हो रहा था, तो ओमान का जितना रोल था पाकिस्तान का यहाँ रोल नहीं था। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने बात की, तो ये एक वेन्यू ही रहा जिस तरह स्विट्जरलैंड होता है कई जगह। So is the reason मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का इस वार्ता में रोल क्या था। कमिंग बैक टू यू सर। जी, तो अगर आप इस बात को आगे भी बढ़ाने की बात हो रही, ये भी उन्होंने नहीं कहा कि अगली मीटिंग कब होगी या फिर हम बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि 2 वीक में अभी कितने, अभी 6 दिन और 8 दिन और बचे हैं उस 2 वीक के डेडलाइन को। तो अगर आगे भी बात होगी तो इस्लामाबाद वेन्यू होगा कि नहीं, इस्लामाबाद के फैसिलिटेटर रहेंगे कि नहीं,